सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज एक और ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अपने नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज़ में। और मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन टॉपिक समझने वाले हैं। इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मेलिटी। तो ये तीनों ही निकालना मैं आपको आज सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट इसमें नहीं मिलेगा आपको देखने को, ज़्यादातर पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स टाइप ही मिलने वाला है। तो आप कॉपी और पेन ज़रूर निकाल के बैठना, क्योंकि उसके बिना आपका काम आज की वीडियो में नहीं चलने वाला। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और हो सकता है कि ये वाले न्यूमेरिकल आपको देखते ही समझ आ जाए, इतने सिंपल न्यूमेरिकल हमने लिए हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, ठीक है। और सभी सेल्फ मोटिवेटेड रहें नीट के लिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चे स्ट्रेस ले रहे होंगे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, एग्ज़ाम टाइम में ना ये स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ज़ीरो बेनिफिट है। तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, और जो भी आपको करवाया जा रहा है ना, आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं लेनी, ठीक है। तो स्टार्ट कर दूँ मैं? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें कि नहीं? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मास का। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट मास को जनरली हम यूज़ क्यों करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इक्विवेलेंट मास क्या है हमारा? इक्विवेलेंट मास इज अ मास ऑफ अ सब्सटेंस विच विल कंबाइन विद अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं? बेसिकली इसकी डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या है उससे हमें बहुत मतलब है। तो देखो, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास सबको निकालना आता है, मॉलिक्यूलर मास सबको निकालना आता है। अब यहाँ पर एन फैक्टर क्या है ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है ना, दो तीन टॉपिक समझने वाले हैं। तो एन फैक्टर भी हमें निकालना सीखना है, और मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अर्लियर इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय टेकिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सिल्वर एज द रेफरेंस एलिमेंट्स। तो पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या सिल्वर को हम रेफरेंस एलिमेंट्स मानते थे, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं आपको पहले सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर कैसे निकालना है और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूलाज पहले याद करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज जब तक याद नहीं होगी चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब आपको कुछ कुछ ये नंबर ऑफ मोल्स की तरह नहीं लिख रहा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता था। तो गिवन मास यहाँ पर भी है ऊपर, और नीचे बस मोलर मास की जगह आ गया ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट मास। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मास आपका इक्विवेलेंट मास ही तो है। तो अगर मैं गिवन मास को मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दूंगा, तो वो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, आप नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में डिफरेंस अब समझ पाओगे, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू डिवाइडेड बाय एन फैक्टर अगर मैं कर दूंगा तो वही बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट मास या फिर आपका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो वही मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया। अब ये एन फैक्टर अपॉन में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गिवन मास इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास। अब ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा? ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा शॉर्ट में? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या शॉर्ट में लिख दूं एन इंटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट कर दिया और एन फैक्टर को एन एफ से कर दिया रिप्रेजेंट। तो ये आप शॉर्ट में याद रख लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है हमें? नंबर ऑफ मोल सबको निकालना आता है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, तो हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन से पहले, एक सेकंड पहले हम एन फैक्टर कैलकुलेशन देख लेते हैं, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। पहले आप एन फैक्टर वाला पार्ट देख लो। तो एन फैक्टर क्या होता है? ये हमें बताता है
किसी भी हम मॉलिक्यूल को उठा के रख लें, किसी भी मॉलिक्यूल को ले लें, ठीक है, उसमें क्या चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमें बताता है एन फैक्टर। कौन बताता है? एन फैक्टर। जैसे यहाँ देखो H2SO3 गिव्स H2SO4। अब देखो यहाँ पर H2SO3 और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। किसकी? सल्फर की। यहाँ पर कितनी होगी? 2 - 6 निकालनी तो आपको आती है ना। 2 × 1 हाइड्रोजन की 1 होती है, प्लस इसकी x मान लो, और ऑक्सीजन की हो गई 3 × -2 होती है ऑक्सीजन की, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो 2 - 6 करेंगे उधर ले जाके, हो जाएगा x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर आई +4। अब ये वाली आप डायरेक्टली कर सकते हो, 2 - 4 × 2 2 - 8, उधर जाके हो गया 6, तो +6 आई। ठीक है, जैसे इसकी निकाली है ना, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं, इसकी +6 आने वाली है। अब +4 से चेंज हुई +6 में, यानी चेंज कितने का आया? 2 का चेंज आया। तो यहाँ पर हमारा एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 2। तो ऐसे ही हमें एन फैक्टर की कैलकुलेशन करनी होती है। अब कुछ आपको स्टेप दिए हुए हैं, ये स्टेप आप देख लो। अगर कोई पहली बार सीख रहा है एन फैक्टर निकालना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेप्स भी लिख कर ले आया हूँ, ताकि वो आराम से समझ सके। ठीक है, हमें भागना नहीं है, भगदौड़ी नहीं करनी है एकदम से कि भाग भाग के करेंगे, बिल्कुल आराम से करना है। देखो, तो पहली चीज़ है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड विच चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्शन। जैसे H2SO3 वाला मैंने बता ही दिया था। यहाँ पर देखो +4 से +6 में गया, तो यहाँ पर चेंज कितने का आया? 2 का, तो बस एन फैक्टर 2 हो गया। फिर जब हम ये देख लेंगे तो डिफरेंस निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे हमने निकाला था +6 माइनस +4 कर दो, कितना आया? 2 बस। और अगर ये माइनस में भी आए ना इन फैक्टर, तो मॉड ले लेना है, यानी इसको हमें पॉजिटिव ही लेके चलना है। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट, अब अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट में डिफरेंट होंगे तो वहाँ पर हमें देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करके ही देखना होता है। जैसे कि कई बार ऐसा आता है, ऑक्सीलेट आयन है ना, C2O4 चेंज हो रहा है CO2 में, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके। तो वो वाले केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम मैं उसमें नहीं लगाना चाह रहा हूँ, वो सबको आता भी है। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन जब मैं करवाऊँगा ना, आप समझ जाओगे। स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द बैलेंस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो एन फैक्टर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका एग्जाम्पल है ये वाला, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2C2O3 चेंज हुआ CO2 में, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें चेंज देखना था, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब अगर मैं यूं कहूँ कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं एन फैक्टर निकाल लूँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वही बात आएगी ना, क्योंकि मैंने चेंज में ही मल्टीप्लाई किया है एक तरीके से। तो +3 और यहाँ +4 था, यहाँ पर चेंज आ रहा था 1 का, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके हो गया 2। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 1 था, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हो गया। अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ S3PO2 व्हेन इट डिसप्रपोर्शनेट इनटू PS3 एंड S3PO3। अब देखो, इसकी पूरी रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे समझो, S3PO2 ना डिसप्रपोर्शनेट हो रहा होगा PS3 और S3PO3 में। अब देखो, मैं रिएक्शन को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस की कितनी होगी? 3 - 4, यहाँ पर हो गया +1। ठीक है, यहाँ तो +1 आ रही है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी तो सबको आती है ना, नहीं तो हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है वीडियोस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे भी, तो एक बार आप वो चेक कर लेना। PS3 में देखो, ये तो सिंपल ही है, -3 हो गई, क्योंकि H की क्या होती है? +3 होती है, तो ये इसकी -3 हो गई। यहाँ पर देखो 3 - 6, ये हो गया +3, तो यहाँ आई P की -3 और यहाँ P की आ रही है +3। ठीक है, फॉस्फोरस की हमने देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड में। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो +1 से -3 पे जा रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो +1 से +3 पे जा रहा है। ठीक है, बैलेंस नहीं करी है अभी मैंने रिएक्शन को, अभी मैं एज इट इज़ देख रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, वैसे भी उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो +1 से +3 पे गया, तो यहाँ पर तो एन फैक्टर आ गया 2। और यहाँ देखो, इस वाले केस में भी तो देखना है P का, तो यहाँ P +1 से -3 पे गया, +1 से -3 पे,
तो ज़रा माइनस करना, 1 माइनस माइनस 3 कितना हो गया, 1 + 4 4 आ गया। तो n फैक्टर यहाँ आ रहा है 4, क्यों, 1 माइनस माइनस 3 1 + 3 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ n फैक्टर 2 आया, यहाँ n फैक्टर 4 आ रहा है, दोनों के केस में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ +1 से +3 पे गया, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो +1 से -3 में गया, तो यहाँ पर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, +1 से +3 गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो यहाँ पर देखो, जब भी n फैक्टर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पूछा जाए, तो जो नेट n फैक्टर आता है, जो नेट n फैक्टर आता है वो कभी भी क्या होता है आपका, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, इसका फॉर्मूला याद कर लो, n फैक्टर ऑक्सीडेशन इनटू n फैक्टर रिडक्शन, क्योंकि यहाँ 2 केस है ना, इसका ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद करो और नीचे लिखो n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर रिडक्शन। अब बहुत बच्चे पूछेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये याद करने से काम चल जाएगा। देखो होता क्या है, यहाँ पर टोटल n फैक्टर ऐसे आता है, 1/NF ऑक्सीडेशन प्लस 1/NF रिडक्शन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब जब हम यहाँ पर देखो इस तरीके से करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, n फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू n फैक्टर रिडक्शन, और ये इधर गया तो n फैक्टर रिडक्शन प्लस n फैक्टर ऑक्सीडेशन। वैसे आपको ये पूरा प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये NF ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा NF ऑक्सीडेशन इंटू NF रिडक्शन डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑक्सीडेशन n फैक्टर रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाले फॉर्मूले को निकाला। वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करने से काम चल जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, n फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना था 2, n फैक्टर रिडक्शन कितना था 4, तो बस वैल्यूज पुट अप कर दो, तो ये हो गया 2 + 4। अब पूरा टोटल सॉल्व करूँ तो ये आ गया 8/6, या और सॉल्व करूँ तो ये आ गया 4/3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। n फैक्टर निकाल लिया मैंने, कितना आया, नेट n फैक्टर आ गया हमारा, टोटल जो नेट फैक्टर n फैक्टर आया वो आया 4/3। अब यहाँ पर मुझसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट, क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट, जो कि होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है, बच्चे बच्चे को पता है, अभी मैंने याद करवा दिया, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना। अब ये होता है m अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर कितना आया 4/3, उसकी वैल्यू रख दो 4/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा 3/4m, क्या आ गया 3/4m। और इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो कौन सा वाला बन रहा है, 4th ऑप्शन बन रहा है, बस 4th ऑप्शन हो गया ना आपका 3/4m। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत हाई होती है। नॉर्मेलिटी में से अक्सर मैं देखता हूँ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी का आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, 2 पार्ट में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को बांटते हैं, और नॉर्मेलिटी मोलैलिटी ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट में आते थे, ये भी आपको मालूम ही होगा। जल्दी से बताओ। अब एक बार आप इसके फॉर्मूलाज देखो, देखो फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो इजी है, और ये आप मोलैलिटी से रिलेट कर सकते हो। मोलैलिटी होती थी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, लेकिन ऊपर नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, नंबर ऑफ मोल्स में बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, नंबर ऑफ मोल्स में बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर दिखाया था देखो, सीधे सीधे बताया था ना, n इंटू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, और उसी की हमें ज़रूरत है। तो डायरेक्टली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ कि मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, क्योंकि मोलैरिटी निकालनी तो अपने को आती है। मोलैरिटी तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली मोलैरिटी निकालो और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, यही तो होगा। चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए इसके डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इफ 21.18 ml इज यूज टू टाइट्रेट, टाइट्रेट करने के लिए किसको, Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को, और उसकी वैल्यू भी दी है, उसका मास भी दिया है, कितना दिया है 0.1369 ग्राम, ठीक है ना। तो देखो मेरे को गिवन क्या क्या है, गिवन मास है 0.1369 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन है कितना 21.18 ml। अब इससे मुझे एक फीलिंग आ रही है, एक सेकंड, एक चीज़ और भी तो गिवन है, Na2CO3 का मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा Na2CO3 का, अगर ध्यान से देखो तो सोडियम का हो गया 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आ गया M। 46 प्लस 12 कितना होता है 58, 58 प्लस 48 कितना आ गया 106 आ गया। हाँ तो ये भी पता है हमें, ये होगा ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, वो होता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 0.1369 और मोलर मास है 106। इसको अभी एज इट इज रखते हैं क्योंकि अभी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं ना। और अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई अगर मैं एन फैक्टर से कर दूँ तो वो क्या हो जाता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता था। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल ली है, तो वही काम करो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखो यहाँ पर। कैलकुलेशन इजी करने का तरीका ये है कि जब पूरा सॉल्व मत करो एकदम। एन फैक्टर कितना आएगा Na2CO3 का, अब देखो Na2CO3 कभी भी टूटेगा तो ये टूटेगा 2Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन में -2 में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये एन फैक्टर 2 शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एन फैक्टर 2 शो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बताओ, अब ये पूरा का पूरा आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी V इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में लेना है, ये हमेशा याद रखना। कभी ml में दिया है आप ml में रखे आओ और फिर आंसर ही ना आए, ये काम मत करना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मतलब जो निकाला था वो पूरा एज इट इज हमें ऐसे ही रखना है, अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। इनटू अपॉन में देखो वॉल्यूम कितना है 21.18 ml, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो, या फिर वो 1000 ऊपर ले आओ, या डायरेक्टली लिखो 10 की पावर -3 बस। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर आएगा, या यहाँ पर ये ले लो, एक ही बात है। तो देखो इसको सॉल्व करने का इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये 10 की पावर -3, एक पावर यहाँ गई एक पावर यहाँ गई, तो ये बचा 1.06 इंटू 2.118। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो यहाँ से देखो 2 से ये घटा तो ये 1.05 समथिंग आएगा, और 1.05 और 1.06 ये कुछ आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, और ऊपर में 0.136 है, ऊपर में क्या है 0.136, तो पॉइंट लेंगे तो 0.1 कुछ आएगा, 0.1, और इसमें 2 का एलसीएम दोगे तो 0.12 कुछ आने वाला है आपका, ठीक है। पूरा सॉल्व आप करके बताना, 0.12 कुछ आंसर आएगा आपका, ये मैं आपको बता सकता हूँ। 0.12 नॉर्मल आएगा आपका आंसर, चेक कर लेना, ठीक है। मैं 2 तक ही छोड़ रहा हूँ डेसिमल, 0.12 कुछ भी आ जाए, लेकिन मैंने यहीं तक छोड़ा है, वो बाकी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, और नीट में ज़्यादातर चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चन के आने की है। क्यों, क्योंकि ये आसान है। इसमें देखो सारी चीज़ हमें दी हुई है, सारी चीज़ें हमें दी हुई है, बस एन फैक्टर निकालना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ एन फैक्टर निकाल दूंगा, मुझे मोलैरिटी गिवन है, तो देखो यहाँ पर पहले पूछा है 0.1381 मोलर NaOH के लिए। अब देखो NaOH जो है ये Na पॉजिटिव OH निगेटिव में टूटेगा, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, इसके लिए एन फैक्टर 1 होगा। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0.1381, क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता था ना, अरे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना, तो बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1 से मल्टीप्लाई करो, यही रहेगा, ठीक है। इसका तो बहुत ही सिंपल था। सेकंड वाले पार्ट का देखो, सेकंड वाले पार्ट में देखो तो 0.0521 मोलर S3
PO4। अब यहाँ देखो H3PO4 आ गया, ये जब भी टूटेगा ये ऐसे टूटेगा, 3H पॉजिटिव और PO4 3 निगेटिव। तो 3H पॉजिटिव, कितने 3H पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर इसका एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एन फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो एन हो जाएगा हमारा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि 0.0521 इंटू 3 कितना हो गया, 0.15 कुछ आ जाएगा, 0.15 कुछ आएगा। देखना कितना आएगा, 0.15 और 3 2 6, 0.156 कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे किया। यहाँ पर देखो हमें मोलैरिटी गिवन थी और हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ठीक है ना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, सबको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर दिखाया ना अभी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो वही किया है बस। जब मोलैरिटी गिवन होगी आपको किसी भी केस में, तो आपको सिर्फ एन फैक्टर निकालना है। वैसे जनरली हम क्या करते थे, मोलैरिटी को कैलकुलेट करते थे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल के, फिर एन फैक्टर निकालते थे। यहाँ पर इजी केस था, यहाँ पर डायरेक्टली मोलैरिटी गिवन थी, बस एन फैक्टर निकालना था और मल्टीप्लाई कर देना था मोलैरिटी से, काम खत्म। बताओ जल्दी क्लियर है कि नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं। तो बस इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वाला सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और आगे किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सजेशन बताओगे हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।